हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ आरओ का टेस्ट जो कि 35 नंबर का है, डिकोड एग्जाम का। इसके पहले बहुत सारे जीएस के टेस्ट करवाए गए हैं और मिंत्रा और मंत्रा क्या है, बहुत सारे टेस्ट करवाए गए हैं। तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। यूपीपीसी से आरओ या यूपीएससी और जितने भी एग्जाम है और आपके कांस्टेबल का जो भी एग्जाम है, सबका टेस्ट कराया जा रहा है हमारे चैनल पे। और घटना चक्र भी कंप्लीट करा उठा है, करंट अफेयर भी कंप्लीट हो चुका है 1 साल का दृष्टि का। तो आप जाइए, सबको देखिए, इतने से ही तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए एंजॉय करिए और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए तब स्टार्ट करते हैं हम। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का। तो ये कैस्पियन सागर किनारे किस देश की राजधानी है? तो अजरबैजान की है। कैस्पियन सागर के किनारे स्थित बाकू अजरबैजान की राजधानी है। कैस्पियन सागर पृथ्वी पर पानी का सबसे बड़ा जलाशय संलग्न क्षेत्र है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी झील या पूर्ण विकसित समुद्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह काकेशस पर्वत के पूर्व में और मध्य एशिया के विशाल मैदान के पश्चिम में स्थित है। यह उत्तर पूर्व में कजाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में रूस और पश्चिम में अजरबैजान और दक्षिण में ईरान और दक्षिण पूर्व में तुर्कमेनिस्तान से घिरा है। और डाइट डाइट जो है कहाँ की संसद है? तो डाइट जो है तो बी होगा इसका आंसर। डाइट है जापान की। और नेसेट है इजराइल की। उसके बाद है सोरा है अफगानिस्तान का और मजलिस है ईरान का। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। और नेक्स्ट है, कैस्पियन सागर की सीमा किस देश से नहीं लगती है? तो कैस्पियन सागर की सीमा नहीं लगती है ताजिकिस्तान से। और कैस्पियन सागर इस क्षेत्र के फल के हिसाब से पृथ्वी पर पानी का सबसे बड़ा संलग्न अंतर्देशीय निकाय है। यह कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान से लगा है। इसका ट्रिक बना लीजिए, KRA क्रा क्राई क्राइट क्राइट लिख दीजिए, हो जाएगा क्राइट। चल नहीं रहा, नहीं बता देती। KRIA टर्क्राइट से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो हो जाएगा मोसुल, कुर्कुस, टिकरिस, करबला और बसरा। तो यह हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय महाद्वीप में कुल 7 देश हैं और भारत छांसी एवं देशांतरी दृष्टि से क्रमशः उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंद्रकोल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक। 1-2 सही है, बाकी गलत है। भारत उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान सहित कुल 7 देश आते हैं। भारत अक्षांशीय देशांतरी दृष्टि से क्रमशः उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का मुख्य भूमि क्षेत्र 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। और कथन है, भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार उत्तर से दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम होता है। 2 देशांतरों के बीच ध्रुवों की ओर कम होती जाती है, जबकि 2 अक्षांशों के बीच दूरी अब सर्वत्र एक समान रहती है। तो ये पहला कथन कारण दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी कर रहा है। भारत की मानक देशांतर रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। सॉरी 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 सॉरी, ये झारखंड से नहीं गुजरती है। ये बात कर रहा है मानक समय की। ठीक है, तो ठीक है। 82.82 पूर्वी देशांतर प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। इसको मानक देशांतर रेखा भी कहा जाता है। भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कितने राज्य? 5। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। समुद्र की ओर मुख्य स्थली भाग का निकला हुआ संकरा भाग जो 3 ओर से समुद्र घिरा हुआ कहलाता है, उसको बोलते हैं द्वीप। सॉरी अंतर्द्वीप बोलते हैं। समुद्र की और मुख स्थली भाग का निकला हुआ अत्यंत संकरी भाग जो ऐसे घिरा रहता है, उसे कहते हैं द्वीप। तो अंतर्द्वीप। तो समुद्र की और मुख्य स्थली भाग का निकला हुआ संकरा सब पतला भाग को बोलते हैं अंतर्द्वीप। और बड़े भाग जब रहता है उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किसका गठन 21 जनवरी 1972 को नहीं हुआ था? तो असम का नहीं हुआ था। असम का कब हुआ था? त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर का 21 जनवरी 1972 को हुआ, जबकि असम का 26 जनवरी 1950 को हुआ था। निम्नलिखित को उनके भारत में शामिल होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गोवा, नगर हवेली, दादरा दमन दीव। तो इसमें पहले शामिल कौन हुआ था? पहले हो गया था आपका, तो पहले वो सी हो जाएगा इसका आंसर।
इसका आंसर सी होगा। तो पहले हो जाएगा आपका दादर नगर हवेली, फिर होगा आपका दादर, फिर नागर हवेली, फिर हो जाएगा दमन दीव, फिर लास्ट में गोवा। तो दादरा जो हुआ 21 जुलाई 1954 को मिला, और नगर हवेली 2 अगस्त 1954 को, दमन दीव जो है 19 दिसंबर 1961 को, और जो गोवा है 21 दिसंबर 1961 को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अवस्थित है? तो धौलागिरी, मकालू, कामेत, अन्नपूर्णा, तो ये कामेत। तो कंचनजंगा जो है ये नेपाल में है, और धौलागिरी नेपाल में है, मकालू नेपाल में, अन्नपूर्णा नेपाल में है, और कामेत नंदा देवी भारत में है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो वह स्थित है लद्दाख में। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी में अवस्थित है। सूची को सचिव से मिलान कर प्रमुख केंद्र राज्य है। दमन जोड़ी कहाँ पर है? उड़ीसा में है। दमन, तो ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। दमन जोड़ी उड़ीसा में है। मोरी जो है वो झारखंड में है। अलुवा जो है वो केरल में है, और जेके पंत जो जेके नगर है उड़ीसा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, दमन जोड़ी उड़ीसा, जेके नगर पश्चिम बंगाल, और मोरी झारखंड, अलुवा केरल में है। और संयंत्र है और स्थापना वर्ष है, तो कब कौन सा स्थापित हुआ था ये देखना है। इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इसमें बाल्को जो हुए 1965 में स्थापित हुआ था, और नाल्को 1981 में, और हिंडाल्को 1958 में, और इंडल जो है 1938 में। तो ऑप्शन हो गया डी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, बाल्को 1965, बाल्को 65, बाल्को 65, बाल्को 65, बाल्को 65, नाल्को 81, नाल्को 81, नाल्को 81, हिंडाल्को 58, हिंडाल्को 58, हिंडाल्को 58, इंडल 38, इंडल 38, माल्को 65, माल्को 65। मतलब बाल्को माल्को एक तारीख को बने हैं, और ये फिर आपका सबसे पहले इसमें से बना है इंडल, फिर बना है हिंडाल्को, फिर नाल्को। ठीक है, अगले संस्थाएं हैं स्थापना है। गेल जो है, गेल कब आया? तो ये जो है गेल 84 में, ओएनजीसी 1956 में, ओईसी 1959 में, और ओईसीएस ये बना है 1984 को। ठीक है, तो यहाँ पर गेल दिल्ली 1984, ओएनजीसी दिल्ली 1956, आईओसी दिल्ली 1964, और आईएल नोएडा में 1959 में बना था। भोर घाट कहाँ पर है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका भोर घाट मुंबई थाने में, पुणे में, और सेनकोट्टा जो है वो है तिरुवनंतपुरम में, और पाल घाट कहाँ पे है? पाल घाट है कोयम्बटूर कोच्चिन में, और थाल घाट है नासिक मुंबई में। ठीक है, तो देख सकते हैं ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, थाल घाट नासिक मुंबई, भोर घाट मुंबई फाड़े, और पाल घाट कोयम्बटूर कोच्चिन, सेन घाट तिरुवनंतपुरम और मदुरई में है। ठीक है, कौन सा? सेन घाट, ठीक है। और यहाँ पर जनजाति है और राज्य है, तो मिलान करना है जनजाति राज्य का। तो उरांव जो है झारखंड में, और कोया जो है कोया उड़ीसा में, और पनियान जो है वह कर्नाटक में, और कादर जो है केरल में है। ठीक है, तो उरांव झारखंड, उरांव झारखंड, उरांव झारखंड में, कोया उड़ीसा, पनियान कर्नाटक, और कादर केरल में है। ज्वालामुखी है देश है माउंट पेली, तो कौन सा सुमेल गलत सुमेलित है? माउंट पेली मार्टिनिक द्वीप में है, सही है। माउंट कराकाटाओ इंडोनेशिया में भी सही है। माउंट कटमाई जो है जापान में नहीं है, अलास्का में है। और माउंट एटना इटली में है, सभी को पता होगा। माउंट पेली मार्टिनिक द्वीप, और माउंट काकराटाओ इंडोनेशिया, माउंट कटमाओ अलास्का में है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पीक है, अवस्थिति है, कौन सा सही है? तो इसमें माउंट डियावेलो जो है मध्य अंडमान में है, बाकी सब सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं। माउंट थुलिया जो है ग्रेट निकोबार में है, सेंडल पीक उत्तरी अंडमान में है, माउंट डियावोलो मध्य अंडमान में है, माउंट कोयाबो दक्षिण अंडमान में है। और ये है मिलान करना है, राजधानी है और देश है, तो ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो प्यूर्टो रिको है सान जुआन में, और सेनेगल है डाकार में, और स्लोवेनिया जो है ये जुब्लबाजाना में है, स्वाजीलैंड है अम्बाबने में। ठीक है, और देश है प्यूर्टो रिको, सान जुआन में, सेनेगल है डाकार में, स्लोवेनिया जो है जुब्लजाना में, स्वाजीलैंड है अम्बाबने में। ठीक है, निम्नलिखित संधियों को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 4 3 1 2। पहले हुआ था सूरत की संधि, फिर हुआ था सालवाई की संधि, फिर हुआ था बसीन की संधि, फिर देवघा की संधि।
सूरत की संधि 1775, सालभाई की 1782, बसीन की 1882 और देवगांव की 1803 में। बसीन देव ये 1802-3 में हुआ था। सूरत और सालभाई की 75-82 में हुआ था। निम्नलिखित कथनों में तंबाकू के संबंध में क्या सही है? तो भारतवर्ष सर्वप्रथम तंबाकू पुर्तगालियों द्वारा दक्षिण में लाया गया था, सही है। बीजापुर के कुछ सरदारों द्वारा पहली बार अकबर के दरबार में लाया गया था, ये भी सही है। अकबर ने 12 अध्यादेशों के द्वारा इसके निषिद्ध किया था, गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। तो यहाँ पर भारत में सर्वप्रथम तंबाकू पुर्तगालियों द्वारा दक्षिण में लाया गया था। बीजापुर के कुछ सरदारों द्वारा पहली बार अकबर के दरबार में आया। तंबाकू खेती जहांगीर के समय से प्रारंभ हुई और यह इतना प्रचलित हुआ कि इतिहासकार इसे भारतीय कृषि की विविधता का सर्वश्रेष्ठ परिचायक मानते हैं। जहांगीर ने अपने 12 अध्यादेशों के द्वारा इसके प्रयोग को निषिद्ध कर दिया। निम्नलिखित में जहांगीर ने किया था। निम्नलिखित जहांगीरी चित्रकार थे कौन? ये जो थे ये मोहम्मद मुराद थे और अका रिजा दोनों थे, और ये दोनों नहीं थे। तो यहाँ पर अबुल हसन उस्ताद मसूर, फर्रुख बेग और बिशन दास, अका रियाजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर माधव और गोवर्धन जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार थे। मीर सैयद अली और अब्दुल समद हुमायूं के समय के मुगल चित्रकार अधिकारी थे। यहाँ पर मिलान करना है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। तो गुलाम हुसैन हो जाएंगे सियार उल मुखरीन, और इनायत खान जो हो रहे हैं वो शाहजहांनामा, और मोतमिद खां जो है वो है इकबाल नामा के जहांगीरी। तो निजाम मोहम्मद काजी में आलमगीर नामा से। ठीक है, तो लेखक है और पुस्तक है। तो गुलाम हुसैन है सियार उल मुखरीन से, और इनायत खान है शाहजहांनामा से, और मोतमिद खां जो है इकबाल नामा ए जहांगीरी से, और मिर्जा मोहम्मद काजी में आलमगीर नामा से। कथन है अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। कारण है ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद से तबकात ए अकबरी की रचना की। तो इसमें जो है कथन कारण दोनों से ही कारण कथन का स्पष्टीकरण कर भी कह रहा है। निम्नलिखित कथन में से कौन सही है? जमोतवाहन ने दैभाग नामक ग्रंथ की रचना की है। राजशेखर महेंद्रपाल एक के दरबार में रहते थे। विज्ञानेश्वर याज्ञवल्क्य की स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक के टीका ग्रंथ लिखा। तो सभी के सभी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अगला है निम्नलिखित शासकों को उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कौन सा होगा? तो ये जाएगा ऑप्शन सी। तो होगा ये नागभट्ट, फिर मिहिर भोज, फिर है महेंद्रपाल, फिर है देवपाल। पुलकेशिन सेकंड के ऐहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों का क्रम इस प्रकार है: नागभट्ट 730 से 756, वत्सराज है 775 से 800, और नागभट्ट है 800 से 833, मिहिर भोज है 836 से 885, और महेंद्रपाल है 885 से 910, और देवपाल है 948 से 949। नागभट्ट 730 से 56, वत्सराज 775 से 80, अस्सी बोले मतलब 800। नागभट्ट है 800 से 33, और मिहिर भोज 836 से 85, और महेंद्रपाल है 85 से 90। मतलब नागभट्ट वत्सराज नागभट्ट सेकेंड, फिर आ जाएंगे मिहिर भोज से फर्स्ट, और महेंद्रपाल फर्स्ट, और देवपाल हो जाएंगे। लोग तोकलापियम पढ़ाई करता तोलाकपियर थे, यह तेलुगु व्याकरण ग्रंथ के थे। तो ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन हो जाएगा सी। तो तोल्काप्पियम के प्रणयन करता तोल्काप्पियर ऋषि अगस्त्य के 12 योग शिष्यों में से एक थे। यह एक तमिल व्याकरण ग्रंथ था। इनका रचना सूत्र शैली में की गई थी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। राष्ट्रकूट शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्मारक घोषित किया गया। तो इसमें जो सही है सभी के सभी बिल्कुल सही है। राष्ट्रकूट शासकों द्वारा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया गया। ये गुफाएं अपने शैलकृत स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्मारक घोषित किया गया है। इनमें गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्ध तथा 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक जैनियों से संबंधित है। सम्राट है, उपाधि है, तो समुद्रगुप्त है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। समुद्रगुप्त इसका उनका नाम है पर क्रमांक, और चंद्रगुप्त सेकंड का क्रमादित्य है, स्कंदगुप्त का प्रियदर्शन है, और अशोक का विक्रमादित्य है। कहाँ मैं चली गई? 1 मिनट, गलत हो गया, गलत बेटे जा भाई। ठीक है, ये हो जाएगा समुद्रगुप्त को बोलते हैं पर समुद्रगुप्त, ये गलत मिलान है भाई। समुद्रगुप्त पराक्रमांक उपाधि मिली थी, और चंद्रगुप्त सेकेंड को मिली थी विक्रमादित्य की, और स्कंदगुप्त को मिली थी
विक्रमादित्य की और अशोक को प्रियदर्शिनी की। ठीक है, हाँ। तो समुद्र पर क्रमांक और चंद्रगुप्त सेकंड, ओ बाय गॉड, क्या हो जाता है। ठीक है, फिर से मिलाना पड़ेगा। तो 1 मिनट, समुद्रगुप्त है, परक्रमानंद और चंद्रगुप्त सेकंड है। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त है, क्रमादित्य, अशोक है, प्रियदर्शनी, ऑप्शन बी। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, मेयो का कॉलेज की स्थापना, हिंदू कॉलेज की स्थापना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो ऑप्शन हो जाएगा ए 4 3 2 1। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 15 अगस्त 1906 को, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, हिंदू कॉलेज 1817, मेयो कॉलेज 1875। मेयो था तभी तो होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में हुई थी। बीजे तिलक की सोसाइटी की स्थापना संबंध थे। तो इसमें कौन सा सही है। तो इसमें जो सही हो जाएगा, दोनों के दोनों बिल्कुल ही सही है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में औपचारिक रूप से गठित की गई। संस्था के संस्थापकों में वीके चिपंगलुरु, बीजे तिलक, एम बी नामजोशी और गोपाल गणेश आगरकर प्रमुख थे। ये समाचार पत्र है, लेखक है, और ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। ठीक है, तो कॉमरेड के लेखक है मोहम्मद अली। हिंदुस्तानी लिखा था गंगा प्रसाद वर्मा ने। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू ने। और द सोशलिस्ट एन डांगो ने। तो ऑप्शन हो गया बी। तो कॉमरेड मोहम्मद अली, हिंदुस्तान गंगा प्रसाद, और इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, द सोशलिस्ट द ए डांगे। निम्नलिखित में से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन सा होगा। तत्वबोधिनी, थियोसॉफिकल, प्रार्थना समाज, देश समाज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए हम देखते हैं क्रोनोलॉजी। तत्वबोधिनी समाज सभा 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय ने किया था। और देव समाज 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा किया गया। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग द्वारा 1867 में किया गया। और थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में मैडम एच.पी. ब्लॉटवर्स्की और कर्नल अलकाट द्वारा किया गया। याद कर लीजिए, तत्वबोधिनी 2 लोग हैं, देवेंद्रनाथ और राजा राम। देवराम राम भगवान देव थे ना, तो देवेंद्र राम। और 39 में 39 1839 मिला दी हूँ मैं, याद हो गया होगा ना। क्या हुआ, 1839। और तत्व देव समाज 87, देश समाज 87, फिर प्रार्थना समाज 1867 और थियोसॉफिकल हो गया 75 में। तो 39 होगा, फिर हो जाएगा प्रार्थना समाज आएगा, फिर आएगा थियोसॉफिकल, फिर देव समाज लास्ट में आएगा। नवजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने 1926 में की थी। इसके सदस्य छबील दास, यशपाल और अंबिका चक्रवर्ती थे। कौन सा सही है। केवल पहला सही है। नौजवान भारत की सभा का स्थापना भगत सिंह ने 1926 में किया था। इसके प्रसिद्ध सदस्य में भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल और जयपाल और राजगुरु आदि थे। निम्नलिखित में क्या बहराम जी मालाबारी के संबंध में सही है। तो इसमें क्या सही है। तो इसमें जो है पहला दूसरा सही है। बहराम जी मालाबारी पारसी थे। इनके द्वारा इंडियन स्पेक्टेटर संपादन किया गया था। बहराम जी मालाबारी पारसी थे। इन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन किया था। ये सम्मति आयु अधिनियम 1891 के प्रबल पक्षकर थे। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो केशव चंद्र सेन नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, ये गलत है। देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना, ये भी गलत है क्योंकि दोनों उल्टा दिया है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1879 में विवेकानंद द्वारा की गई थी, तो ये भी गलत दिया, 97 है, इतना नहीं है। तो 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव कलकत्ता में डाली थी, जिसकी विभाजन 1866 में हो गया था। और देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज तथा केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में विवेकानंद द्वारा किया गया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने और कब की थी। तो ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक संघ मंडल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों के प्रोत्साहन देना था। इस एमसी सीतलवाड़, बी एन राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके प्रकाश सदस्य थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। इतने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन में 1888 की अध्यक्षता की थी। गलत सुमेलित कौन सा है इसमें से। निम्नलिखित में से गलत सुमेलित कौन सा है। तो रामप्रसाद बिस्मिल गोरखपुर में फांसी दी गई थी। राजेंद्र लाहड़ी को अलीगढ़ में दी गई थी, गलत है। राजेंद्र लाहड़ी को गोंडा में दी गई थी और रोशन सिंह को यहाँ पर अशफाकुल्ला को फैजाबाद में।
ये मिलान करना है। तो ये किसमें, छठवें में क्या रखा गया है? तो छठवें में रखा गया है आपका राज्य, और आठवीं में है आठवीं में है अ, आठवें में है आपका भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम है, और तीसरे में है मौलिक अधिकार, और नौवें में है नगर पालिका। तो ऑप्शन हो गया बी। तो है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? पंजाब 117 विधानसभा सीटें हैं, मणिपुर में 60 है, गोवा में जो है 40 है, गुजरात में 162 है। तो गुजरात में 162 नहीं है, गुजरात में कितने हैं? 182 है। पंजाब में 117 विधानसभा सीट है, गोवा में 40 है, मणिपुर में 60 है, और गुजरात में 182 है। तो अनुच्छेद 262 राज्यों के मध्य तथा केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था करता है। राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषदों के कर्तव्यों को निर्धारण की शक्ति प्राप्त है। तो जो है पहला तो गलत है, दूसरा सही है, मतलब आर सही है, ये गलत है। कथन गलत है, कारण सही है, क्योंकि 263 राज्यों के मध्य केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की गठन की व्यवस्था करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति यदि किसी समय महसूस करे कि ऐसा परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है, तो ऐसे परिषद का गठन किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार के विभागों, मंत्रालयों या निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव की सलाह पर किया जाता है। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर सौंपा जाता है। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। भारत सरकार के विभागों, मंत्रालय और निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर सौंपा जाता है। निम्नलिखित में प्रधानमंत्री के संबंध में क्या सही है? तो इसमें वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। वह राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। ऊपरी सभी कथन सही हैं। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और इसमें जो सही है वो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। सी हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी 1972 नहीं 1925 में, और डीएमके जो था 1949 में, और एडमिके जो बोल सकते हैं इसको, तो 1972 में आया था। भारतीय जनता पार्टी बनी थी 1980 में। ठीक है, तो यहाँ पर राजनीतिक दल है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में, डीएमके 1949 में, एआईडीएमके है 1972 में। पहले डीएमके आया था, फिर एआईडीएमके आया था 1972 में। भारतीय जनता पार्टी 1980 में। ठीक है, भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? तो वह थे एसी सीतलवाड़। तो भारत के पहले महान्यायवादी एसी सीतलवाड़ थे। महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में है, जो राष्ट्रपति के प्रशासनिक पद पर बने रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्ष 1964 में संस्थानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिश पर सरकार द्वारा सीबीसी की स्थापना की गई। वर्ष 2002 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम द्वारा आयोग के संवैधानिक दर्जे की पुष्टि कर दी गई। तो इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्या है? वर्ष 1964 में संस्थानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिश पर सरकार द्वारा सीबीसी स्थापित किया गया था। और वर्ष 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधिनियम द्वारा आयोग के संवैधानिक दर्जे की पुष्टि कर दी गई, और एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति जिम्मेदार है, तथा यह अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। यह बहुसदस्यीय आयोग है, जिसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग, अधिकतम 2 सतर्कता आयोग शामिल हैं, और इनका कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष जो भी पहले उसका होता है। निम्नलिखित में से कौन सा खर्च भारत की संचित निधि से लिया जाता है? तो कौन सा खर्च लिया जाता है? तो नियंत्रण महालेखा परीक्षक कार्यकाल के प्रशासनिक खर्च, लोकसभा अध्यक्ष के भत्ते, और ऋण लेने और ऋण सेवा तथा विमोचन संबंधी खर्च, और किसी मध्यस्थ अधिकरण के लिए निर्णय की पूर्ति के लिए आवश्यक राशि, और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन। तो प्रयोग सभी सही है। बजट में भारत में बजट विधिवत किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1960 में। अगला है, भारत में बजट पहली बार 7 अप्रैल 1860 को प्रस्तुत किया गया था। स्कॉटिश अर्थशास्त्री और ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने देश का पहला बजट ब्रिटिश कानून के सामने पेश किया था। आजाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर के षटमुखन शेट्टी द्वारा पेश किया गया था। तो अगला होगा ए। तो विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता, ना एकत्र किया जा सकता है। ये 1965 में है। कर लगाने वाला कोई विधेयक संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जा सकता। ये हो जाएगा आपका 117 में। और विधायिका की संस्कृति के बिना कोई खर्च नहीं किया जा सकता है, 266 में है। खर्च के लिए कोई अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती, अनुच्छेद 113 में है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए।
तो विधि के प्राधिकार के बिना कोई भी कर लगाए या कत्ल नहीं किया जा सकता। यह है 265। कर लगाने वाला कोई विधेयक संसद में राष्ट्रपति के पारित में पेश नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 117। विधायिका के स्वीकृति के बिना कोई खर्च नहीं किया जा सकता। 266 में है, खर्च के लिए कोई अनुदान मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं रखी जा सकती। 113। अगला भारत की संचित निधि कौन से अनुच्छेद में है? तो भारत की संचित निधि है 266 में। और धन विधेयक है आपका, धन विधेयक है ये 110 में। और वार्षिक वितरण है 112 में, 112 में है। और भारत की आकस्मिकता निधि है 267 में। ऑप्शन हो गया सी। ठीक है। और है संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो वो रखा गया था 1968 को। ये जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष लोकपाल के पहले अध्यक्ष थे। भारतीय रिजर्व बैंक के खुले बाजार संचालन को संदर्भित करता है। एसडीआर में लेन देन, विदेश मुद्रा की नीलामी, प्रतिभूतियों में व्यापार। तो ये है प्रतिभूतियों में व्यापार। खुले व्यापार के बाजार की क्रिया के अंतर्गत रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए बैंकों से अपने तय सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय का अर्थ हुआ अर्थव्यवस्था से मुद्रा का निकालना तथा क्रय का अर्थ हुआ अर्थव्यवस्था में मुद्रा को डालना। इस प्रकार दोनों क्रियाओं के द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता का समायोजन प्रत्यक्ष रूप से तथा बैंकों की तरलता का समायोजन परोक्ष रूप से होता है। इस प्रकार मुद्रा प्रसार की स्थिति में प्रतिभूतियों के विक्रय के द्वारा रिजर्व बैंक अधिक से अधिक मुद्रा चलन से निकाल सकता है तथा मंदी अवसाद की स्थिति में प्रतिभूतियों के क्रय की नीति अपना सकता है, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रवाहित हो सके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्ष 2007 में विश्व बैंक तथा यूरोपीय निवेश कोष द्वारा प्रथम हरित बॉन्ड जारी किया गया था। यह हरित वित्तीय बाजार नवाचार है। यह बॉन्ड स्थिर ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक परिपक्वता का निवेश है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ग्रीन बॉन्ड ऋण प्राप्ति का एक साधन है जिसके माध्यम से ग्रीन परियोजना के लिए धन जुटाया जाता है। यह मुख्यतः नवीकरणीय ऊर्जा, उच्च परिवहन, अस्थायी जल प्रबंधन आदि से संबंधित होता है। हरित बॉन्ड 2007 में दो प्रमुख बहुपक्षीय बैंक द्वारा प्रथम हरित बॉन्ड जारी किया गया था। हरित बॉन्ड निवेश केवल जलवायु मित्र परियोजनाओं में होता है। हरित बॉन्ड वित्तीय बाजार नवाचार और हरित बॉन्ड स्थिर ब्याज प्रतिफल दीर्घकालिक परिपक्वता निवेश है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा ग्रीन बॉन्ड जारी करने हेतु इन्हें अनुसूचीबद्ध करने हेतु पारदर्शी मानदंड को लागू किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार संतुलन में शामिल नहीं है? तो सेवा वस्तुएं नहीं है। व्यापार संतुलन बीओटी बैलेंस ट्रांसफर जो भी हो, तो एक निश्चित अवधि में किसी देश में निर्यात मूल्य और आयात के मूल्य के बीच के अंतर को बीओटी को संतुलन तब कहा जाता है जब माल का निर्यात माल की आयात के बराबर होता है। व्यापार अधिक उत्पन्न होता है और जब देश आयात की तुलना में अधिक माल निर्यात करता है, जबकि व्यापार घाटा तब उत्पन्न होता है जब कोई देश जितना निर्यात करता है उससे अधिक माल आयात करता है। व्यापार असंतुलन में केवल दृश्यमान आइटम शामिल होते हैं, जबकि भुगतान संतुलन में चालू खाते से दृश्यमान और गैर दृश्यमान दोनों आइटम शामिल होते हैं। तो चालू खाता घाटा क्या है? तो चालू घाटा है वर्ष के दौरान कुल निर्यात की तुलना में कुल आयात की अधिकता के कारण हुआ घाटा। चालू घाटा निर्यात और आयात के कारण विदेशी मुद्रा के निवल अंतर को दर्शाता है, जबकि अर्थात जब एक देश का भुगतान दूसरी वस्तुओं से सेवाओं में स्थानांतरण विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तो उसे चालू खाता कहते हैं। भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 10 करोड़ तथा 10-50 करोड़ तक है उनको जाना जाता है मध्यम उद्यम से। तो यहाँ देख सकते हैं उद्यम का प्रकार है और विनियोग वार्षिक टर्नओवर है। तो सूक्ष्म के लिए 1 करोड़ है और टर्नओवर 5 करोड़ का है, और लघु के लिए 1 करोड़ से 10 करोड़ का है और टर्नओवर 5 करोड़ से 50 करोड़ का है। मध्यम के लिए 10 करोड़ से 50 करोड़ और 50 करोड़ से 250 करोड़ टर्नओवर होना चाहिए। अगला है मिलान करना है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 में आया था और प्रतिस्पर्धा 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आया था। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आया था ये आपका सिर्फ 1 मिनट, हाँ ये 2013 में आया था। 2013 में कंपनी अधिनियम आया था, सॉरी। और न्यूनतम मजदूरी वाला जो आया था वो आपका शायद इसमें कुछ गलती हो गई, 1 मिनट में मिला देती हूँ फिर से। 1 मिनट, मिट भी तो नहीं रहे भाई सब, मिट जा मेरे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ऑप्शन बी है। हाँ तो विक्रय अधिनियम आया था ये 1930 में और प्रतिस्पर्धा अधिनियम आया था 2002 में और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आया था कब? ये आया था 1948 में। कंपनी अधिनियम आया था 2013 में। ठीक है, विक्रय अधिनियम 30 में, प्रतिस्पर्धा 2002 में और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, कंपनी अधिनियम 2013।
आरबीआई के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें, उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अमिताभ घोष, विमल जलान और एनसी सेन और जी सुब्बा राव। तो हो जाएगा ऑप्शन डी। जी सुब्बा राव तो लास्ट में ही है। एनसी सेन गुप्ता जो 1975 में, अमिताभ घोष 85 में है, विमल जलान जो 97 2003 में, सुब्बा राव 8 से 13 में है। और समुदाय विकास कार्यक्रम जिसे 2 अक्टूबर 1952 में प्रारंभ किया गया था, जिसके लिए रास्ता तैयार किया गया क्या? इसके लिए पंचायती राज के संगठन का रास्ता तैयार किया गया। 2 अक्टूबर 1952 को नेहरू के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किया गया। जनवरी 1957 में इसके कार्यों की जांच उपाय सुझाने के हेतु बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। 1957 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की, जो पंचायती राज के रूप में जाना गया। प्रोजेक्ट आहरण, प्रोजेक्ट आहरण कब आया? तो प्रोजेक्ट आहरण आया, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रोजेक्ट आहरण असम में, नमस्कार पहल कहाँ शुरू हुआ? हैदराबाद में। और ऊपरी भद्रा योजना, ऊपरी भद्रा योजना कर्नाटक में, जीवला नामक ऋण योजना महाराष्ट्र में। ठीक है, तो प्रोजेक्ट आहरण असम, ऊपरी भद्रा कर्नाटक, जीवला महाराष्ट्र, नमस्कार हैदराबाद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डी एस सोई, डीएसओई का शुभारंभ 22 मई 2022 को किया गया, तो ये गलत है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इस योजना की शुरुआत हुई, इसका सही है। इसका उद्देश्य यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त कोचिंग सुविधाएं प्राप्त करना है, तो 2 सही है, दूसरा तीसरा। 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री तथा डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में डॉक्टर अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो जेरेमी लाल रीननुंगा एक कुश्ती में है, गलत है। सनत कमल टेबल टेनिस और एल्थोस पाल एथलेटिक्स में, और नीतू घनसाल मुक्केबाजी में सही है। तो जेरेमी लाल रीननुंगा जो है एथलीट है, भारोत्तोलन में है। अगला, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूएनओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1945 में, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में 193 देश हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक चांदी की होती है। और निम्नलिखित में से कौन सा धातु है? क्लोरीन, हाइड्रोजन, सोडियम, सल्फर, तो वह है सोडियम। ठीक है, अगला है, एल्युमिनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने में क्यों किया जाता है? क्योंकि उष्मा का यह अच्छा संवाहक है। मरकरी के अलावा कौन सी धातु कमरे के तापमान को तरल करती है? तो वो है गैलियम, तरल होती है ये। मरकरी तथा गैलियम धातु कमरे के तापमान पर तरल हो जाती हैं। कार्नोटाइट किसका अयस्क है? तो कार्नोटाइट है यूरेनियम का। कार्नोटाइट यूरेनियम का अयस्क है। पायरोलुसाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। और है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो विटामिन बी2 जो है थायमिन, ये सही नहीं है। विटामिन बी2 किसका है? राइबोफ्लेविन का है। विटामिन बी3 नियासिन और बी6 है, पायरोडॉक्सिन और बी9 फोलिक अम्ल है, तो ये जो हो जाएगा ए। तो विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन बी को थायमीन बोलते हैं, विटामिन बी को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, ये नियोसिन बोलते हैं 3 को, 5 को पेंटाथीनिन बोलते हैं, पायरोडॉक्सिन बोलते हैं 6 को, और 7 को बायोटीन बोलते हैं, 9 को फोलिक एसिड बोलते हैं, बी12 को कोबालामीन बोलते हैं। और ये जो होता है और ये विटामिन सी को स्कॉर्बिक, और विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल, ई को टोकोफेरॉल, और विटामिन क्यू को फाइटोनेडियोन। ठीक है, निम्नलिखित में धातुओं को उनकी रासायनिक गतिविधि श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित कीजिए, तो वो हो जाएगा आपका सी। पहले कैल्शियम, फिर आपका जिंक, फिर लोहा, फिर तांबा। तो यहाँ पर धातु की क्रियाशीलता के आधार पर देखा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कार्बन, ये सब देख सकते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संरक्षण के लिए किस सिद्धांत से संबंधित है? तो संबंधित ऊर्जा से। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार किसी निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा 2 प्रकार से व्यय होती है। निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने से, जिसका निकाय का तापमान बढ़ता है, और बाह्य कार्य करने से यह मुख्यतः ऊर्जा के संचरण को प्रदर्शित करता है। तो ये डेट है, मिलान करना है, ये हो जाएगा। विश्व खाद्य सुरक्षा 16 अक्टूबर को, विश्व क्षय रोग ये 24 मार्च को, राष्ट्रीय टीकाकरण, तो टीकाकरण जो शुरू हुआ था ये तो 16 मार्च को, कैंसर दिवस 4 फरवरी को। तो ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं हम, खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, विश्व क्षय 24 मार्च, और राष्ट्रीय टीकाकरण ये हो जाएगा 16 मार्च को, और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। जीन के भीतर आधार अनुक्रम में परिवर्तन कहलाता है, इसको उत्परिवर्तन बोलते हैं। अगला है, ये मिलान करना है, तो इसका आंसर ये क्या हो जाता है भाई?
इसको मिलान करवाते हैं। तो ऑटो एनालाइजर है कोलेस्ट्रॉल का, और मेमोग्राफी है। मेमोग्राफी स्तन कैंसर का है, ब्रेस्ट कैंसर का, और इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी है, ये ब्रेन का है, जिसे ईसीजी भी बोलते हैं। और इंडोस्कोप होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, इंडोस्कोप डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। निम्नलिखित में से, अच्छा ये ऑप्शन बी हो जाएगा। हाँ, तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? स्पार्टिम कृत्रिम सोइनेटर, रेयान सेल्यूलोज फाइबर होता है, रबर प्राकृतिक बहुलक, ऊन जो होता है रूपांतरित स्टार्च नहीं होता है, ऊन जो होता है वो क्या होता है? प्रोटीन होता है। ऊन प्रोटीन, रेयान सेल्यूलोज फाइबर, रबर प्राकृतिक बहुलक, स्पार्टिम जो होता है कृत्रिम स्वीटनर होता है। मिश्रित कृषि क्या अर्थ होता है? एक ऋतु की में 2 या 2 से अधिक फसल मतलब कृषि करना। मिश्र कृषि है जब किसी खेत में 2 या 2 से अधिक फसलें बिना किसी पंक्ति या विन्यास या अनुपात के साथ-साथ उगाई जाती हैं। इस मिश्रित कृषि कहते हैं। मिश्रित खेती है फसलोत्पादन, पशुपालन साथ-साथ करना। निम्न से कौन सा अल्प प्रकाशपेक्षी पौधा है? तो वह है इनमें से कोई नहीं। सूरजमुखी, सोयाबीन ये सब कोई नहीं है। गेहूँ एक दीर्घ प्रकाशक्षेपी पौधा है। सोयाबीन और सूरजमुखी निश्चित प्रदीप्त वाले पौधे हैं। जो अल्प प्रकाश पौधे होते हैं खरीफ ऋतु वाले, जैसे ज्वार, मक्का, बाजरा, गन्ना, लोबिया शामिल। धान की फसल में जिंक की कमी होने से कौन सा रोग होता है? तो उसमें खैरा रोग होता है। जिंक कमी से धान की फसल में खैरा रोग होता है। अफरा रोग संबंधित है। अफरा है रुमेन में गैस इकट्ठी होने से। जुगाली करने वाले पशुओं में अधिक गीला हरा चारा खाने से उनके पेट में दूषित गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा अमोनिया आदि एकत्रित हो जाती है। इसका पेट तान देती है, जिससे पशु बहुत बेचैन हो जाते हैं। इस रोग को टिम्पैथी कहते हैं, और रुमेन में हवा भरने से फेफड़ों पर अनावश्यक दबाव पड़ने के कारण पशु श्वास प्रश्वास क्रिया में कष्ट का अनुभव करते हैं। गाय की दुकाजी नस्ल है हरियाणा। गाय की दुकाजी नस्ल हरियाणा है, जबकि साहिवाल, सिंधी और देवनी दुधारू नस्ल की गाय हैं। सदाबहार पौधे लगाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो बसंत ऋतु है। और माइकोराइजा किसे किसे लेने में सहायता करते हैं? तो वे फास्फोरस को। माइकोराइजा फास्फोरस लेने में सहायता करते हैं। माइकोराइजा पौधों की जड़ों और कवक के बीच सहजीवी संबंध होते हैं। नाइट्रोजन का कौन सा रूप यूरिया में परिवर्तित होता है? तो वह एमाइड। तो वो यूरिया में एमाइड 46% होता है। यूरिया में एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र है NH2 CO होता है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। इस रंगहीन, गंधहीन, सफेद, रवेदार, जहरीला ठोस पदार्थ यह जल में अति विलेय है। यह स्तनपायी और सरीसृप प्राणियों के मूत्र में पाया जाता है। कृषि में नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के रूप में इसका उपयोग होता है। यूरिया को सर्वप्रथम 1773 में मूत्र में फ्रेंच वैज्ञानिक हिलेरी राउले ने खोजा था, परंतु कृत्रिम विधि से इसमें यूरिया बनाने का श्रेय जर्मन वैज्ञानिक बोहलर को जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर में स्थित है। और CSI या नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी, नागपुर बोलते हैं। नीरी 1998 में भारत सरकार द्वारा नागपुर में स्थापित वित्त पोषित संस्थान है। इसका उद्देश्य पर्यावरण इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान करना है। नीरी वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक घटक प्रयोगशाला है। इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद, मुंबई में स्थित है। निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। वियना कन्वेंशन ओजोन परत सही है। काटन जो जैव सुरक्षा बान कन्वेंशन अनवरत जैविक प्रदूषण ये नहीं है। तो ये बान जो है ये है जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर एक सम्मेलन है। वियना ओजोन और क्योटो ग्रीन हाउस और कार्टाजोना जैव सुरक्षा से। नीलहरी शैवाल एक जीवाणु फाइलम होता है। जैविक खाद नाइट्रोजन धारी रासायनिक उर्वरक का सस्ता सुलभ विकल्प है। इसमें जो ये दोनों सही है, और यार ये का स्पष्टीकरण भी कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उप लोक आयुक्त अधिनियम कब पारित किया गया था? तो पारित किया गया 1975 में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1975 में उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त अधिनियम 1975 पारित हुआ। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ग्राम पंचायत के सचिव ग्राम विकास अधिकारी होता है। किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उस ग्राम पंचायत के गठन के 6 महीने के भीतर होना अनिवार्य होता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम विकास अधिकारी होता है। किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उस ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिन के भीतर होना अनिवार्य है। 2 लगातार बैठकों के बीच 2 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित विधानसभा अध्यक्षों को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये हो जाएगा सी।
तो पहले हो जाएंगे बरखू-राम वर्मा, फिर माता प्रसाद, फिर हो जाएंगे सुखराम राजभर और फिर सतीश महाना। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के हैं बरखू-राम, माता प्रसाद, फिर सुख, फिर सतीश महान। व्यक्ति के अनुसार योगी आदित्यनाथ कौन से मुख्यमंत्री हैं? तो वो व्यक्ति के अनुसार हैं मुख्यमंत्री वो 21वें। व्यक्ति के अनुसार योगी आदित्यनाथ 21वें मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा हेतु आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो वो है आरक्षित सीटें 17। अनुसूचित जाति के लिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा हेतु 17 आरक्षित सीटें हैं। सैयद सालार उर्स बहराइच से, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं? सैयद सालार उर्स बहराइच से है। गढ़सौर मेला जो है कासगंज में नहीं, आगरा में लगता है, गलत है। खिचड़ी मेला जो है लगता है गोरखपुर में। बेरिया घाट हरदोई में लगता है। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है लखनऊ में। तो जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान लखनऊ में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में 1947 तक कुल कितने अधिवेशन हो चुके हैं? तो वो 9। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में 1947 तक कुल 9 बार अधिवेशन हुए थे। 97 है। 9 अप्रैल 1983 को गांधी जी द्वारा मद्य निषेध को सर्वप्रथम लागू करने के लिए चुने गए जिले में से कौन सा था? तो एटा मैनपुरी थी। 9 अप्रैल 1938 को गांधी जी द्वारा मद्य निषेध को सर्वप्रथम लागू करने के लिए चुने गए जिले एटा और मैनपुरी थे। काकोरी कांड में क्रांतिकारियों की तरफ से मुकदमा किसके द्वारा लड़ा गया था? तो वह लड़ा गया था ये चंद्रभान गुप्ता द्वारा। तो काकोरी कांड में क्रांतिकारियों की तरफ से मुकदमा चंद्रभान गुप्ता ने लड़ा, जो बाद में 7 दिसंबर 1960 और 1 अक्टूबर 1963 को तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे चंद्रभान गुप्ता। 60 से 63 तक। तात्या तोपे को फांसी कब हुई थी? तात्या तोपे की फांसी 18 अप्रैल 1859 को हुई थी। तात्या तोपे मूल रूप रामचंद्र था, जो गनीमी कावा रणनीति के लिए जाने जाते हैं। छापामार रणनीति, जिन्हें फांसी 18 अप्रैल 1859 को हुई थी। निम्नलिखित में से क्या भीतर गांव के मंदिर की विशेषता नहीं है? ऊंचा चबूतरा शिखर का होना, संगमरमर से निर्मित। तो ये भीतर गांव का मंदिर गुप्तकालीन निर्मित है, जो कानपुर में स्थित है। इसका निर्माण केवल ईंटों से हुआ है। इसका विशेषता शिखर का होना, ऊंचा चबूतरा तथा छत पिरामिडाकार होना है। एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र के तिगुना है और 5 वर्ष पूर्व पिता की उम्र बेटे की उम्र चौगुना है। बेटे की उम्र क्या होगी? तो बेटे की उम्र हो जाएगी 15 वर्ष। तो यहाँ पर दिया है, माना कि पुत्र की आयु x है और पिता की वर्तमान आयु 3x है, तो 5 वर्ष पूर्व हो जाएगी x - 5 वर्ष हो जाता है 3x - 5। तो 3x और -5 कर देंगे और 4 का गुणा इसमें कर देंगे, तो इस तरह से 15 वर्ष निकल आएगा। यदि एब्सेंट का कूट इतना है तो प्रेजेंट का कूट क्या होगा? तो प्रेजेंट का हो जाएगा ये हो जाएगा। तो यहाँ पर एक विपरीत विपरीत है, पी के विपरीत के होता है, बी के बाई री और ये सब होता है विपरीत, याद कर लीजिएगा, ये बहुत काम देता है। यदि एक संख्या उसकी 50% है तथा उसकी 25% है तो 210, तो उसका संख्या क्या हो जाएगा? उसकी संख्या हो जाएगी 360। तो यहाँ है माना एक संख्या है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन थ्रू आप निकाल सकते हैं। इसका है सही का सही अवरोही क्रम क्या होगा? सही अवरोही क्रम हो जाएगा 3/8, 2/5 और 1/2 और 7/13 आप निकाल लेंगे। और यहाँ पर 1/2 को आप निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो इतना इतना आएगा। उसके बाद आप क्रोनोलॉजी में लगा लीजिए। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है तथा दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाता है, तो शेष सभी दिशाएं उसी तरह परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे पश्चिम के लिए क्या दिशा होगा? तो उसके लिए दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर सभी को चेंज कर दिया गया है, तो फिर आप नाम कर सकते हैं। तो 108 है, लुप्त संख्या बताना है, 48, 24, 72, 36 और 108। तो यहाँ पर देख सकते हैं वो हो जाएगा संख्या 54। तो यहाँ पर 48 जो है ये 24 है, तो इसमें इसका आधा हो गया है 48, फिर इसका तिगुना हो गया, फिर इसका आधा हो गया, फिर इसका तिगुना हुआ, आधा हो गया, ऐसा हो गया। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तो प्रश्न चिन्ह यहाँ पर मतलब कौन सी संख्या होती हो जाएगी 461। तो श्रृंखला के प्रत्येक पद में पहली और तीसरी संख्या को जोड़कर दूसरी संख्या प्राप्त हुई है। तो इसमें देख सकते हैं, एक लड़की 6 सितंबर 1970 को पैदा हुई, जिस दिन इतवार था, उसका जन्म इतवार को फिर कब पड़ा होगा? उसका पड़ा होगा 1981 में। ठीक है, मतलब 11 साल बाद कैलेंडर रिपीट होता है ना, इसलिए। और जब कभी मतलब कि सामान्य वर्ष होता है तो 11 साल बाद कैलेंडर रिपीट हो जाता है। लकड़ी बोल रही हूँ। लड़की का जन्म 7 सितंबर 1970 को रविवार को हुआ था, तो इस तरह से बनाया गया है, लेकिन उसके हिसाब से अगली वर्ष का 81 में होगी। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो एक क्रिकेट श्रृंखला में भारत में ऑस्ट्रेलिया को 2 बार हराया, वेस्ट इंडीज ने भारत को 2 बार हराया, ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज को 2 बार हराया, जबकि भारत वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड को 2 बार हराया। कौन सा देश ज्यादा संख्या में मैच जीता या हारा? मैच हारा, सॉरी हारा, जीता नहीं। तो वह है वेस्ट इंडीज।
तो यहाँ पर देख सकते हैं भारत के हारे गए मैचों की संख्या 2 बार, टेस्ट मैच में 2 मैच और ऑस्ट्रेलिया के 2 बार में 2 बार, बाहर से 2 मैच और वेस्ट इंडीज का देख सकते हैं। तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। यदि बीते कल के पहले वाला दिन शनिवार था, तो आने वाले कल के बाद वाला दिन कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा बुधवार। ठीक है। मोहन ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, उसकी माँ मेरी पत्नी है, उसकी माँ मेरी पत्नी है। तो तस्वीर में पत्नी का मोहन से क्या संबंध है? तो सीधी सी बात है, बेटी का। एक कुट भाषा में ये लिखा गया है 95, तो इसमें कुट भाषा क्या होगी? तो इसकी कुट भाषा हो जाएगी बी 74। इसको जोड़ा गया है। ठीक है, पूरा नंबर करके। निम्नलिखित श्रृंखला में उस अक्षर का चयन करिए जो स्थान पे आएगा। DEB हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा STG। तो 5 जोड़ के है, मतलब डी के बाद 5 अंक आई हो गया है, फिर एन हो गया, फिर तो 5 अंक जोड़ के है। अगला है, राजा हर दिन सुबह और सैर के लिए जाता है। वो अपने घर से 15 मीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, फिर 27 मीटर चलता है, फिर वो दाएं मुड़ता है, फिर 45 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, और 45 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है। 5 मीटर चलकर पार्क में पहुंचता है। उस पार्क के उसके घर से किस दिशा में है? तो उस पार्क जो उसके घर से दिशा में है, कौन सी? साउथ ईस्ट। यहाँ पर सोल्यूशन दिया गया है। यदि कैच को ड्रॉप कहा जाता है तो ड्रॉप को थ्रो कहा जाता है, तो थ्रो को टॉस कहा जाता है। यदि बॉल को आगे बढ़ाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? तो टॉस का। तो दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? तो हो जाएगा 2:3। यहाँ पर सोल्यूशन दिया है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो श्रावस्ती, सीतापुर, औरैया, महोबा। तो वह है औरैया। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला है औरैया। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? तो वो है मेरठ। मेरठ में सबसे ज़्यादा स्लम है। और निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख प्लस के नगरीय समूह नहीं है? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, झारखंड। तो वहाँ उड़ीसा में नहीं है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 53 है। और जिसमें सर्वाधिक 10 लाखी नगर उत्तर प्रदेश, केरल में है, और उड़ीसा में एक भी 10 लाखी नगर नहीं है। हरियाणा व जम्मू कश्मीर में एक तथा झारखंड में 3 10 लाखी नगर हैं। और ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने हैं लाखी नगर हैं? इसमें सर्वाधिक 10 लाखी नगर उत्तर प्रदेश में, याद कर लीजिएगा इसको। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसका सन 2011 में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था? तो वह था दक्षिण अमेरिका का। और जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, एशिया का था 86.7, अफ्रीका का था 32.7, यूरोप का था 70, और उत्तर अमेरिका का 22.9, और सबसे कम अंटार्कटिका का। जनगणना 2011 के अनुसार बौद्ध धर्म उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो वो है 0.10%। जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा संयुक्त रूप से जारी लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार 1970 और 2018 के बीच वैश्विक वन्यजीव आबादी में से कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो दर्ज की गई है 69%। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा संयुक्त रूप से जारी लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार 1970 और 2018 के बीच वैश्विक वन्यजीव आबादी में 69% प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार अमेजन वर्षा वन की मेजबानी वाले लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र में 1910 और 2018 के बीच 94% की उच्चतम वन्यजीव गिरावट देखी गई है। द लास्ट हीरोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है पी साईनाथ। विलुप्त मानव प्रजाति और मानव उत्पत्ति से संबंधित जीनोम पर खोज के लिए व्यक्ति को वर्ष 2022 में चिकित्सा नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो वह है बांतु पाबो। ठीक है, चिकित्सा जगत में अपनी खोजों के लिए वैज्ञानिक बांते पाबो ने नोबेल पुरस्कार सम्मान हासिल कर लिया है। उन्होंने विलुप्त मानव प्रजाति और मानव उत्पत्ति संबंधी जीनोम के लिए रिसर्च किया था। पुरस्कार के तहत 10 मिलियन करोड़ दिए गए। किस देश में स्थित ग्रेट बैरियर रीफ को हाल ही में विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध करने की घोषणा की गई है? तो वो की गई ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त राष्ट्र के एक पैनल ने 29 नवंबर 2022 को सिफारिश की कि ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, जो खतरे में है।
दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र जलवायु परिवर्तन और महासागरों के गर्म होने से काफ़ी प्रभावित हुआ है। किस राज्य की स्थिति? गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में यूनेस्को भारत अफ्रीका और हैकाथॉन 2022 का उद्घाटन किया गया। तो वो किया गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 नवंबर 2022 को ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का उद्घाटन किया है। किस राज्य सरकार ने राज्य में स्थित अनामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया है? तो वह किया है तमिलनाडु ने। ठीक है, नवंबर 2022 में तमिलनाडु स्थित अनामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया। हाथी दत्तक ग्रहण योजना के तहत कोई भी दानदाता जो हाथी और को गोद लेने का इच्छुक है, इसे आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G के तहत छूट दिए जाने की बात की जा रही है। देश में महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है यूविन। तो देश में महिला और बच्चों को टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने यूविन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म को देश के प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेश के 2 जिलों में पायलट परियोजना के तौर पर शुरू किया जाएगा। यह प्लेटफॉर्म कोविन पर आधारित है, जो कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में सरकार का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से डॉक्टर APJ कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों के स्कूली छात्रों द्वारा बनाया गया और भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया गया? तो वह लॉन्च किया गया तमिलनाडु द्वारा। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के चेंगपट्ट के पुट्टीपुरम गांव में डॉक्टर APJ कलाम सैटेलाइट लॉन्च किया गया है और मतलब लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों के स्कूली छात्रों द्वारा बनाया गया भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया गया। इस रॉकेट का उपयोग मौसम, वायुमंडलीय स्थितियों और विकिरणों में अनुसंधान के लिए किया जा सकता है। किस केंद्रीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इफ्को नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन किया? तो किया मनसुख मंडाविया ने। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन किया। 132 नंबर क्वेश्चन, मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के 3 जिलों में अलग अलग स्थानों पर सोने की खदानों की खोज की गई? तो की गई उड़ीसा में। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को उड़ीसा के 3 जिलों में कई लोकेशंस पर सोने की खदानें मिली हैं। वर्तमान समय में भारत में 3 सोने की खदानें, जिनमें 2 कर्नाटक में जबकि 1 झारखंड में है। दरअसल भारत एक साल में लगभग 1.6 टन सोने का उत्पादन करता है, जबकि हर साल देश में 774 टन गोल्ड की खपत हो जाती है। और 31 अक्टूबर 2024 को गुजरात के किस शहर में एक केबल के पुल के गिरने से हुए हादसे में 34 से अधिक लोगों की मौत हो गई? तो वो गिरी थी कहाँ पे? वो खेड़ा में। 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में एक केबल पुल के गिरने से हुए हादसे में 134 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। माजू नदी पर बना यह 230 मीटर लंबा, जो 1877 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान बनाया गया था। इसे हाल ही में पुनर्निर्मित किया गया और जनता के लिए खोल दिया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 59 लाख टन लिथियम के भंडार मिले हैं? तो मिले हैं जम्मू कश्मीर में। जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GSI को जम्मू कश्मीर के रियासती ज़िले में 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला है। इसकी कीमत करीब 34 लाख रुपए है। वर्तमान में भारत लिथियम, निकल और कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। इस खोज से भारत की अन्य देशों पर लिथियम की निर्भरता कम होगी। हाल ही में किस राज्य की मशहूर मिर्च दले खुरसानी को GI टैग मिला है? तो मिला है सिक्किम को। हाल ही में सिक्किम की मशहूर मिर्च दले खुरसानी को भौगोलिक संकेत मिला है। इससे मिर्ची को केंद्रीय समर्थन और आंतरिक व्यापार से भौगोलिक संकेत दिया गया। यह मिर्ची दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची में से एक है। दले खुरसानी सबसे बड़ा उत्पादक सिक्किम है। भारत में भौगोलिक संकेतक वस्तुओं के भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 के अनुसार ये प्रदान किए जाते हैं। ये संकेत वस्तुओं की पहचान को सुनिश्चित करता है।
2 फरवरी 2023 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी वेटलैंड रिस्टोरेशन। अगला, निम्नलिखित में से किस भारतीय यूनिवर्सिटी को यूनेस्को से जल्द ही दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा? तो हो जाएगा विश्व भारती विद्यालय को। विश्व भारती विद्यालय को अप्रैल मई 2023 तक यूनेस्को से दुनिया की पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने की उम्मीद है। सामान्यतः यूनेस्को द्वारा विरासत का टैग अमूर्त स्मारक को दिया जाता है, लेकिन दुनिया में पहली बार किसी मूर्त विश्वविद्यालय को विरासत का टैग प्रदान किया जाएगा। इसकी स्थापना 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। यह पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित है। दिसंबर 2022 को इंडियन प्रीमियर लीग के लिए हुई खिलाड़ी की नीलामी में कौन सा खिलाड़ी अब तक का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया है? तो वो बन गए हैं सैम करन। तो दिसंबर 2022 को हुई खिलाड़ियों की नीलामी में इंग्लैंड के हरफनमौला खिलाड़ी सैम करन इंडियन प्रीमियर लीग IPL के तो पहले लगा है, अभी का आप देखिएगा। और 2022 की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का क्या नाम है, जिसे बेलारूस में 2023 में 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई? तो वो थे एसेल बियालियास्की। बेरूस में मानवाधिकार के प्रमुख रक्षक और 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता एलिस बियालियास्की को बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में 10 साल की सजा सुनाई गई। उन्हें यह सजा लोक व्यवस्था बिगाड़ने वाली गतिविधियां करने, वित्तपोषण करने और तस्करी के मामले में दी गई थी। बियालियास्की बियासना मानवाधिकार समूह के संस्थापक हैं। उनके साथ ही बेसना ह्यूमन राइट्स सेंटर के प्रतिनिधि वेटलैंड स्टेफनोविच और व्लादिमीर लाबकोविच को भी क्रमशः 9 साल तथा 7 साल की सजा सुनाई गई। बियालियास्की और उनके सहयोगियों के खिलाफ आरोप बियासना द्वारा राजनीतिक कैदियों को पैसे देने और उनके कानूनी खर्चों का समर्थन करने से उपजा है। निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को एशिया पैसिफिक में सर्वश्रेष्ठ और स्वच्छतम हवाई अड्डे में स्थान मिला है? तो मिला है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। ठीक है, क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी का टेस्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।